नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप बहुत ऊर्जावान होंगे, सकारात्मक होंगे और बहुत अच्छे से अपने मेंस एग्जामिनेशन या प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो 11 मार्च और 28 अप्रैल को होने वाले हैं, उसकी तैयारी कर रहे हो। लेकिन इस बीच आप सभी जानते हैं कि आयोग और माननीय न्यायालय द्वारा यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जिसके कारण हमारा बच्चा बहुत ज्यादा परेशान है। तो चलिए समझते हैं उस मामले को कि आखिर मामला है क्या। सबसे पहले अगर हम जाने तो 17 दिसंबर को हमारा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है। 17 दिसंबर को प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ और 18 जनवरी को आप सभी जानते हैं कि सुबह हमारी संशोधित आयोग ने मॉडल आंसर की जारी करी थी। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है, उसके एक दो दिन बाद में एक आंसर की आती है और उसके बाद में फिर से एक संशोधित आंसर की आती है, आप सभी जानते हैं। तो 18 तारीख को सुबह हमारी वो संशोधित आंसर की आती है। बच्चा उससे अपना पेपर मिलाता ही है कि शाम तक में बिना स्कोर कार्ड जारी किए आयोग अपने रिजल्ट को जारी कर देता है। तो बच्चे को पता ही नहीं चल पाता है कि यार मेरा कौन सा प्रश्न सही है, कौन सा प्रश्न गलत। खैर, चलिए इसके बाद में एक और चीज जो हुई थी, उसी दिन रात को आयोग अपने सिलेबस को रातों रात चेंज कर देता है। ये चीजें हुई, चलिए हमने इस चीज को एक्सेप्ट किया। लेकिन जब हमने अपने उत्तर को मिलाया और सिलेक्शन को देखा, बाद में जब हमने आंसर की से ये चीजें मिलाई, जब आपकी आंसर की आई तो पाया ये कि कुछ ऐसे प्रश्न थे जिसको लेकर बच्चे असमंजस में थे। फॉर एग्जाम्पल, वो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता वाला प्रश्न था, या कबड्डी फेडरेशन वाला प्रश्न हो, या फिर यहाँ पर आप ग्रीन मफलर वाला प्रश्न हो। ऐसे बहुत प्रश्न थे जिनको लेकर यहाँ पर याचिकाएं दर्ज की गई थी। और इसी में से एक बच्चे की जो याचिका दर्ज हुई, उसको माननीय न्यायालय द्वारा ये अनुमति दे दी गई कि वो एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके मेंस एग्जामिनेशन के लिए पात्र है, इसी याचिका के बिहाफ में। इसीलिए आयोग ने एक दिन के लिए उस एक बच्चे के लिए अपने फॉर्म भरने की लिंक को ओपन किया था। इसी को देखकर और भी जो बच्चे थे उन्होंने याचिकाएं दर्ज करी और लगभग 50 बच्चों की जो याचिका थी, 50 बच्चों के लिए आयोग ने 4 मार्च तक जो है वो अपने यहाँ पर वेबसाइट को ओपन करके रखा, फॉर्म भरने की लिंक की जो वेबसाइट। अब मुद्दा ये उठता है कि 5 मार्च को हमारा आने वाला है एडमिट कार्ड, जो मेंस का बच्चा है। 4 तारीख तक आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, 11 मार्च से है मेंस और 12 मार्च को माननीय न्यायालय ने बोला है कि हम अंतिम रूप से डिसीजन देंगे। इतने सारे पेचीदे मुद्दे जो हैं यहाँ पर उलझे हुए हैं। तो ये अटकने आखिर में है क्या, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। और ऐसी कंडीशन में हम बच्चे क्या करें, जो आपका सबसे ज्यादा प्रश्न था कि आखिर हम क्या करें, तो उन्हीं प्रश्नों के हम जवाबों को इस वीडियो के माध्यम से खोजेंगे और मेरे द्वारा आपको कुछ चीजें बताई जाएंगी। अगर आपको लगता है कि उनको आपको फॉलो करना है तो आप बिल्कुल फॉलो करिए, जिससे मुझे लगता है आपको फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर ये देखें कि बच्चों के मन में क्या प्रश्न आ रहे हैं, बच्चों के मन के प्रश्नों की अगर बात करें इन सब चीजों के बाद में, तो सबसे पहला प्रश्न बच्चों के मन में आता है, जो सबसे ज्यादा आ रहा है, कि क्या आयोग अपनी परीक्षा की तिथि बढ़ाएगा। कौन कौन से प्रश्न बच्चों के मन में आते हैं? पहला प्रश्न आ रहा है, क्या डेट बढ़ेगी? क्या डेट बढ़ेगी? पहला प्रश्न। तो उत्तर तो किसी को नहीं पता माननीय आयोग के अलावा, लेकिन इसके बाद भी मैं यहाँ पर अगर अपना बताऊं यहाँ पर कि क्या परीक्षा की तिथि बढ़ेगी, क्योंकि आयोग ने यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जामिनेशन है उसकी तिथि 2 दिन 4 दिन पहले बढ़ाई, तो हमारी भी क्या एग्जाम की डेट बढ़ सकती है? बढ़ तो सकती है, लेकिन यहाँ पर आयोग का ये सबसे क्रीम एग्जाम है अगर आप जानते हैं तो। और यही एग्जाम के कारण मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जाना जाता है। बाकी एग्जाम की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्णता का यह एग्जाम होता है और इसकी रेगुलरिटी आयोग के लिए बहुत मायने रखती है। और इसी मंशा को देखते हुए आयोग यहाँ पर यह कहता है कि हम डेट नहीं बढ़ाएंगे, तो आयोग डेट बढ़ाने के मन में नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगी कि जो आपके सामने टारगेटेड डेट आयोग ने दिया है, जब तक वो बढ़ नहीं जाती तब तक उसी डेट को बेंचमार्क मानकर तैयारी करते रहे। दूसरी बात ये आती है कि अगर आयोग ने डेट बढ़ा दी तो 2024 का जो कैलेंडर है वो बिगड़ जाएगा, तो आगे आने वाले बच्चे जो हैं फिर वो इसी कड़ी में फंस जाएंगे जैसे उनके सीनियर बच्चों के साथ हो रहा है और आयोग पर फिर प्रश्न चिन्ह उठेंगे। इसीलिए यहाँ पर आयोग बिल्कुल भी डेट बढ़ाने की मंशा में नहीं।
तो फिर होगा क्या, बच्चों के मन में प्रश्न आ रहा है। क्यों प्रश्न आ रहा है? क्योंकि 11 मार्च को है मेंस, सबसे बड़ी बात, और 12 मार्च को है सुनवाई, और अंतिम डिसीजन यहीं पर लिया जाएगा। तो माननीय आयोग और न्यायालय यहाँ पर दोनों लगे हुए हैं 11 मार्च को मेंस लेने के लिए और 12 मार्च को यहाँ पर सुनवाई देने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आयोग ये कहता है कि हम पूरा जो कार्य है वो न्यायालय के डिसीजन के आधार पर करेंगे। तो अगर मेंस चालू हो गया तो फिर न्यायालय क्या डिसीजन दे सकता है, वो चीजें हमारे सामने हैं। और होगा क्या, तो मुझे लगता है यहाँ पर एडिशनल मेंस जो है उसकी कहानी हो सकती है। जिस प्रकार एडिशनल मेंस 2019 में हुआ था, वैसे ही यहाँ पर एडिशनल मेंस आप दे सकते हैं। ठीक है, अब एडिशनल मेंस अगर आप दोगे तो एक बच्चा मेंस का एग्जाम दे रहा है 11 मार्च को, और एक बच्चे के पास में एडिशनल मेंस के लिए टाइम मिल भी सकता है बहुत ज्यादा, और एडिशनल मेंस के लिए टाइम बहुत कम भी मिल सकता है। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या इन दोनों बच्चों के पेपर सेम रहते हैं, लेवल सेम रहता है, और क्या यहाँ पर जो बच्चा पहले वो प्रश्न को अटेम्प्ट कर चुका है, अगर वो प्रश्न पत्र आप बाद वाला उसको दिखाओगे और बोलेगा, उसके मन में ये चीज तो आएगा यार ये पेपर सरल था, ये इजी है, या इसके मन में आएगा ये इजी पेपर बना, ये सरल हुआ, तो ये भी तो कहीं ना कहीं इनजस्टिस हुआ है ना। तो ये एडिशनल मेंस नो डाउट होते हैं, कराया भी जाता है, और हमारा 2019 का भी रिजल्ट भी आ गया। तो एडिशनल मेंस की कहानी यहाँ पर हो सकता है। तो फिर ये भी प्रश्न आएगा, इन बच्चों को समय अधिक मिला, इनको समय कम मिला, फिर ये इतने दिन से बोल रहे थे कि हमारी डेट बढ़ाओ क्योंकि इतने कम समय में तैयारी नहीं हो सकती, और इनके लिए तैयारी के पास में सफिशिएंट टाइम था। तो मैं बच्चों यही बोलूंगी कि अभी भी इनके मन में यही कश्मकश होगी ना कि यार हमारा क्या होगा। तो तैयारी का टाइम तो है, लेकिन वास्तव में तैयारी हो कहाँ रही है। अब बच्चों के सामने प्रश्न ये उठता है कि ऐसी स्थिति में हम करें क्या। तो आपको ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ऐसी स्थिति में आपका मनोबल जो है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, या पीएससी से कहीं ना कहीं बच्चों का विश्वास उठते जा रहा है, या विश्वास कम हो रहा है और निराशा बढ़ते जा रही है दिन। लेकिन यकीन मानो बच्चों कि जिस दिन आप डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बनकर निकलेंगे ना, तो ये एग्जाम जितनी तपस्या मांगता है उसका परिणाम उतना सुखद होता है। लेकिन मुद्दा ये उठता है कि अगर इतनी तपस्या के बाद में अगर कोई बच्चा 1 नंबर 2 नंबर या किसी कारणवश असफल हो जाता है, तो उसका क्या, उसके समय की, उसकी ऊर्जा की, उसके संसाधनों की, या उसकी उम्र की भरपाई कैसे होगी। ये एक बहुत विचारणीय मुद्दा है। वो समय वो वापस नहीं ला सकता। नो डाउट वो उठेगा, अगली एग्जाम की तैयारी करेगा, लेकिन वो समय उसके लिए वापस नहीं आएगा जो उसकी जिंदगी के इतने प्रोडक्टिव साल चले गए। और वो अगर उस सालों की ऊर्जा को कहीं और लगाता, क्योंकि वो युवा ऊर्जा है, तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम उसको बेहतर मिलता, लेकिन उसने अपना टाइम इस एग्जाम के लिए दिया है। तो कहीं ना कहीं मानव संसाधन का हम अगर देखें तो हिराश हो रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा। तो ये एक विचारणीय मुद्दा तो है। लेकिन अब बच्चों प्रश्न ये है कि हम अभी फिलहाल उस पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम मेंस की स्थिति में है, तो हम क्या करें। तो प्रश्न ये दोनों ही बच्चों के उत्तर के रूप में लेकर चल रही हूं मैं। पहला तो वो बच्चा जो 11 मार्च को क्या दे रहा है, मेंस दे रहा है, वो होगा। अब 11 मार्च को जो बच्चा मेंस दे रहा है, उसमें ऑलरेडी जिस बच्चे को पहले से पता है कि मेरा मेंस 11 मार्च को है और वो पहले से लगातार सतत तैयारी करते आ रहा है। दूसरा बच्चा वो है अभी जो ऐड हुआ है, जिसने याचिका दर्ज करके अभी तैयारी चालू करी। और जिन बच्चों के लिए ये फॉर्म की लिंक ओपन करी गई है याचिका दर्ज वाली, वो 4 मार्च को ओपन, मतलब 4 मार्च तक है, और एक बच्चे की बस पहले थी। तो 4 मार्च से आपकी लिंक ओपन हुई है और आपके पास टाइम है 4 से 11 मार्च को तो पेपर ही है। ऐसी कंडीशन में आप तैयारी कैसे करोगे, मेंस कैसे दोगे, मुद्दा ये उठता है। तो सबसे पहले मैं इन बच्चों को बता दूं, ठीक है, इतने संघर्षों के बाद अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए, अपना 100% दीजिए, मनोबल को स्ट्रांग रखिए। आप सबसे पहले 4, 5, 6 को प्रिपेयर कर लीजिए।
4, 5, 6 पेपर को आप सबसे पहले प्रिपेयर कर लीजिए। और क्योंकि ये पेपर में टाइम कम लगता है, स्कोरिंग ज्यादा होते हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लीजिए। और इसके लिए मैंने पूरा यहाँ पर जो है रुचि धर्मन पाठशाला पे पूरा एक गाइडेंस प्रोग्राम, 11 डे चैलेंज प्रोग्राम, या अभी 5 तारीख को मैं मैराथन क्लास जो है उसको रीओपन कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि आप इसका लाभ ले सकते हैं और इसकी तैयारी आपकी एक दिन में महज कुछ घंटों में हो जाएगी, तो वो आपको हेल्प करेंगे। अब बचे आपके 2-3 पेपर, 1-2-3 पेपर। तो 1-2-3 पेपर के लिए आपको केवल 2 चीज ही बोलूंगी कि आप केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लीजिए। इसके लिए केवल जो आईएमपी टॉपिक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उनको पढ़िए अभी बेटा, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो लगा लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि अभी टाइम नहीं है कि आप पूरा पढ़ोगे, है ना। और हर टॉपिक में बस इतना देखकर चले जाओ इंपॉर्टेंट टॉपिक में कि वो क्या है क्या है क्या है। ऑलरेडी आपने एमपीपीएससी के बच्चे हैं तो पढ़ा तो होगा ही ना, लेकिन ये चीज कर लीजिए, 3 चीज। तो मुझे लगता है कि इतने कम टाइम में आपकी तैयारी हो जाएगी। अब बच्चा वो बचता है जो पहले से तैयारी कर रहा है और डर में कहीं ना कहीं है कि मेरा एग्जाम बढ़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उन बच्चों के लिए मैं ये कहूंगी कि देखो, आप 3 सेक्शन में अपने पोर्शन को बांट दो, क्योंकि अभी दिन कम है। अगर आपको लगता है तो, वैसे तो आपने पूरा शेड्यूल बना लिया होगा, उसमें आप जो आपका 4, 5 और 6 पेपर है, ठीक है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो यहाँ पर कि आधे घंटे 4th पेपर के एक थिंकर को रिवाइज करने के लिए दे दो अभी 5-6 दिन के लिए, और बाकी चीजों को, और आधे घंटे हिंदी की वोकैब पढ़ने के लिए दे दो। तो आपका डेली 4, 5, 6 चल रहा है। अब पेपर 1 को चाहो तो आप टोटल छोड़ दो, अब टोटल छोड़ दो, ठीक है, पेपर 1 को छोड़ दो। और यहाँ पर 8 तारीख या 7 तारीख से जैसी भी आपकी पेपर 1 की पहले की तैयारी है, उस हिसाब से 2 दिन 3 दिन में आपका पेपर 1 कवर हो जाएगा, उस हिसाब से इसको पढ़ो। अब बचा आपका 2 और 3 पेपर। तो जो आपके 4-5 पेपर, 4-5 दिन बचे हैं बीच के, उसमें 2 और 3 पेपर के लिए 50-50% का टाइम दे दो और उसको कवर कर लो, ठीक है। और एक बार सरसरी निगाह से सारी चीजों को देख लो। बस मैं आपको यही बोलूंगी कि पेपर 1 को मत बिगाड़ना, क्योंकि पेपर 1 अगर बिगड़ता है तो चलो वो पेपर बिगड़ा तो बिगड़ा, लेकिन वो मनोबल को भी बिगाड़ देता है। पिछले बार हमारे साथ मेंस में यही हुआ था, पेपर 1 से जो मनोबल बिगड़ा और हिस्ट्री ने इतना तांडव किया वहां पर कि हमारे बच्चों का आधे से ज्यादा मोटिवेशन डाउन हो गया था। इसीलिए मैं ये वीडियो ला रही हूँ और आपको बार बार बोल रही हूँ कि पेपर बिगड़ जाए चलेगा, आपका मनोबल नहीं बिगड़ना चाहिए, क्योंकि 2, 3, 4, 5, 6 बाकी रहते हैं बेटा, है ना। तो इसके लिए अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो मुझे लगता है सही होगा। और ये बच्चा अपना मनोबल स्ट्रांग रखे, बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। 4, 5, 6 को अभी पहले तैयार करें, मैं उसमें आपका साथ दे रही हूँ। मैराथन क्लास आपके पास में है, आप चाहे तो 11 डे चैलेंज प्रोग्राम ले लें और 1, 2, 3 में आईएमपी क्वेश्चन सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। एक चीज आप और कर सकते हो, अगर आप टाइम है तो एक बार किसी भी अच्छी टेस्ट सीरीज को आप पूरा 1 से लेकर 6 तक को लगा लो। अगर लगाने का टाइम नहीं है तो एटलीस्ट उसके आंसर और क्वेश्चन को पढ़ के जाओ, क्योंकि टेस्ट सीरीज में टीचर जो होता है ना, बहुत अगर टीचर के द्वारा बनाई गई है तो टीचर बहुत मेहनत करके क्या करता है, क्वेश्चन का एनालिसिस करके उसमें क्वेश्चन को पुट ऑन करता है। तो अगर आपके पास कहीं पर नहीं है ये लगाने के लिए, तो मैं आपको बस यही बोलूंगी, ठीक है, कि आप जो है इसके लिए जो मैं अंतिम महासंग्राम लेकर आई थी, आप उसके क्वेश्चंस लगा लीजिए। महज 149 रुपीज की है ये, आपको, मुझे नहीं लग रहा कि इतने पैसे आपको ज्यादा लगेंगे। वो इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये आपकी हेल्प करेगी जेन्युइनली, ठीक है। तो अंतिम महासंग्राम को अगर आप देखकर चले जाओगे ना बेटा, तो मुझे लगता है आपकी बहुत हेल्प होगी, क्योंकि उसमें मैंने क्वेश्चन का चयन ही ऐसा किया है। तो आप यहाँ पर हमारे 11 डे चैलेंज को या मैराथन क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ऐसा प्रमोशन नहीं कर रही हूं मैं यहाँ पर। और अंतिम महासंग्राम अगर आपको लगता है तो आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को डायरेक्शन दे सकते। इन बच्चों के लिए भी मैं यही बोलूंगी, लेकिन ये पहले से तैयारी कर रहे हैं। और अंत में बस इतना ही बोलूंगी इन बच्चों के लिए कि बेटा, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आए हो और इस बार का जो कट ऑफ है, सबसे ज्यादा कट ऑफ में से एक कट ऑफ में शामिल है ये एग्जाम। 80 नंबर लाना, 79 नंबर लाना, 78 नंबर लाना आम बात नहीं है।
पढ़ाई करी है आपने, इसलिए आपने इतने नंबर लाए हैं, है ना? बस आप अपने आप को साध लें, अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, अपने किसी भी कंडीशन में आत्मविश्वास को कम नहीं होने देना है और बहुत ज़्यादा भी नहीं होने देना है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस या अति आत्मविश्वास पर चले जाए। तीसरी बात, नकारात्मकता से या मार्केट के ह्यूमर से थोड़ा-सा दूर रहें, ठीक है? अपने स्वास्थ्य का बार-बार बोल रही हूँ, ध्यान रखें, ध्यान रखें, ध्यान रखें। नहीं तो तैयारी धरी की धरी रह जाएगी अगर तबीयत बिगड़ गई तो, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है। बारिश का माहौल बन रहा है, गर्मी आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, तो सर्दी, खांसी, जुकाम अगर हो गया ना बेटा, तो मेहनत आपकी धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए थोड़ा सतर्क रहें, खाने-पीने का ध्यान रखें और अपने ऊपर बस आत्मविश्वास बनाकर रखें। मुझसे अगर कोई मदद लगती है आपको कि मैम ये क्लासेस लेकर आओ, ये सारी चीज़ें लेकर आओ, तो मैं आपकी मदद करूँगी। बिल्कुल करूँगी, क्योंकि मैं आपकी मनोस्थिति अभी समझ रही हूँ। मेरे सब्जेक्ट में तो मैं एटलीस्ट मदद करूँगी। आपने अभी वोकैब के लिए बोला था, तो मैं कंटिन्यूअसली वोकैब वाला वीडियो ही लेकर आ रही हूँ, हालाँकि इसके शॉर्ट्स डले हुए हैं। अगर आप प्रशासनिक, पारिभाषिक शब्दावली बोलो या अन्य चीज़ बोलो, तो ये सारे शॉर्ट्स डले हुए हैं। आप चाहें तो अभी भी उसको देख सकते हो और कॉपी में लिख सकते हो। लेकिन आप में से कुछ बच्चों का कहना ये था कि मैम इकट्ठे बंच में वीडियो ला दो, तो एटलीस्ट हमारा फायदा हो जाएगा। तो आई एग्री, मैं इसके लिए एग्री हूँ और मैं इसके लिए वीडियो लेकर आ रही हूँ बैक टू बैक। ठीक है, तो वहां से आप ये वोकैब को कवर कर लेना, तो आपका ये काम भी हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूंगी यहाँ पर कि आपकी उस समस्या को मैं हल कर पाऊं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इन चीजों को आपको फॉलो करना है, तो आप फॉलो करें, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका लाभ आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना 100% दीजिए, बाकी सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। जो हो रहा है वो उसके हाथों में छोड़ दीजिए, अच्छा ही होगा। ऑल द बेस्ट।